गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं संजय कुमार आज करंट अफेयर जून 2020 पार्ट 1 लेकर आया हूं और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है इसके बाद आएगा, ध्यान में रखना है। और यह जो करंट अफेयर का सीरीज है वो बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरोगा का पीटी मेंस आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण है। जून 2020 का पार्ट 1 जो है उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट को शामिल किया है, जिसमें 1 जून क्यों चर्चा में है, स्पेस एक्स क्या है, जल जीवन मिशन क्या है, रोहित शर्मा क्यों चर्चा में है, जॉर्ज फ्लूइड क्यों चर्चा में है, माई लाइफ माई प्रतियोगिता क्यों चर्चा में है, ये थर्ड क्या है, 2019 LD2 क्या है, प्राकृतिक कृषि सम्मेलन क्या क्यों मनाया जा रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड चर्चा में क्यों, पीएम स्वनिधि योजना क्या है, MSP क्यों चर्चा में है, चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्यों चर्चा में है, MSME का नया डेफिनेशन क्या तय किया गया है, 3 जून को हम क्या मनाते हैं, रानी रामपाल चर्चा में क्यों है, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से 3 योजना आई है, प्लीज है, स्पेक है और EMC 2.0 है। ये तीनों योजना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। सी टैब क्या है, डेयरी किसान क्रेडिट कार्ड क्यों चर्चा में है, कितने लोगों को ये जारी किया जाएगा, दिल्ली कोरोना ऐप जो है क्यों चर्चा में है, विमल जुल्का समिति का गठन क्यों किया गया, G7 शिखर सम्मेलन का स्थगन क्यों किया गया और इसमें कितने मेंबर को बढ़ाने की बात चल रही है, 2 जून चर्चा में क्यों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्यों अभी चर्चा में है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है, भारत भूटान पर्यावरण समझौता कितने साल के लिए हुआ है, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा क्या था, भारत द्वारा 10 क्षेत्रों में आयात में कटौती की गई है, तो ऑलरेडी ये कौन कौन सा क्षेत्र है, मनरेगा आवंटित राशि अभी तक सर्वाधिक कितना बढ़ाया गया है, 5 जून क्यों चर्चा में, स्वदेश पहल क्या है और वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है इसमें क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये सारा फैक्ट है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये भी ध्यान में रखना है। और सेक्रेटरी सचिव अधिकार सहायता समूह का गठन किया गया है, इसका मकसद क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला शिखर सम्मेलन क्यों चर्चा में होगा, कोहाला पावर प्रोजेक्ट में कितने पक्ष हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का मकसद क्या है, महिला एशिया कप 2022 कहाँ होगा, G20 सहयोग ऑलरेडी ये क्या है, अटल इनोवेशन मिशन चर्चा में क्यों है, स्पंदन अभियान जो है किसके लिए है, 8 जून क्यों मनाया जाता है, पर्यावरण इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, भारत चीन अभी विवाद हुआ है गलवान घाटी में, चर्चा में क्यों है, ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम क्या है, जया जेटली टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है तो ये क्यों चर्चा में है, उत्तराखंड का गैर सैन्य क्यों चर्चा में है, BS6 वाहन का पहचान क्या होगा और मनरेगा क्यों चर्चा में है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, चलते हैं आगे। और ये सारा मुद्दा जो है आने वाले एग्जाम UPSC PCS दरोगा NDA CDS असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा हूँ, ऑफलाइन भी उपलब्ध होगा और ऑनलाइन जुड़कर कोई भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है, साल भर का करंट अफेयर से जुड़ जाएगा। GS का टेस्ट भी ऑलरेडी मैं शुरू कर दिया हूँ, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरोगा प्रीलिम्स आ गया है तो उसका भी टेस्ट सीरीज आप बना लेते हैं, डिस्कशन सुन लेते हैं तो रिजल्ट तो पीटी में ऐसा ही हो जाता है, टेंशन काहे का लेने का है, ध्यान में रखना है। चलते हैं टॉपिक पर। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखना है। कौन दिवस? वर्ल्ड मिल्क डे। और प्रश्न ये पूछता है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना ग्राम है।
तो ये 394 ग्राम है। कितना ग्राम? 394 ग्राम, ये ध्यान में रखना है। इसके पहले 375 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी भारत में। ये बराबर क्वेश्चन बीपीएससी में किया गया है, दरोगा में भी किया गया है, ध्यान में रखिएगा। और दुग्ध उत्पादन की बात होगी तो भारत पहला स्थान और अमेरिका दूसरा स्थान। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, यदि पूछेगा गाय के दूध के उत्पादन में पहला स्थान कौन है तो अमेरिका हो जाएगा, और ऐसे कुल दूध जो है और उसमें भारत है, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने दिया है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। स्पेस एक्स क्यों चर्चा में है? पूछेगा स्पेस एक्स क्या है, क्यों चर्चा में है, इसके संबंध में बहुत सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। पहला तो ये अमेरिका का एक प्रकार से ऑलरेडी ये निजी क्षेत्र है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ध्यान में रखना है, जो स्पेस संबंधित सेक्टर में काम करता है। एक प्रकार से ये निजी कंपनी है, ध्यान में रखना है। अभी ये क्या किया है कि अंतरिक्ष में ऑलरेडी डॉग हर्ले और बॉब बेनहेकेन अंतरिक्ष यात्री को ले गया है, और ये चर्चा में इसलिए कि यह पहली बार निजी कंपनी है जो रॉकेट को ले गया और पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया है 63 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 63 दिन के बाद। लैंड कहाँ करवाया? तो फ्लोरिडा के मैक्सिको की खाड़ी के निकट फ्लोरिडा में करवाया है, ये ध्यान में रखना है। ऑलरेडी अब इसको कैसे ले गया था? तो इंडिवर यान से ले गया था, और उसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल था। क्रू ड्रैगन कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है, इसमें ऑलरेडी अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं, मैक्सिमम 7 यात्री बैठ सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। स्पेस एक्स द्वारा अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के बाद सफलतापूर्वक उतारने की यह पहली घटना है, समुद्र में उतारने की यह पहली घटना है 45 वर्ष में, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछेगा कि यात्री कौन था? ये हो गया हर्ले और बेनहेकेन। और कौन सा कैप्सूल था? तो क्रू ड्रैगन कैप्सूल था। यान का क्या नाम था? ध्यान में रखना है। और एजेंसी कौन थी? तो टोटल उत्तर आपका मिल गया कि नहीं? प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ध्यान में रखेंगे। जल जीवन मिशन क्यों चर्चा में? जल जीवन मिशन की शुरुआत ऑलरेडी 2019 अगस्त से हुआ था। इसका मकसद ये है कि 2024-25 तक भारत के सभी घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसके लिए 3,60,000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है, ये भी ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके तहत बिहार सरकार को भी 1832 करोड़ जारी किया गया, असम को 1407 करोड़ जारी किया गया। ये जो पैसा जारी किया गया है, तो इसके तहत बिहार में 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 50 लाख घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, उस गांव में उस घर को विशेष ध्यान रखा जाएगा जो आकांक्षी जिला से संबंधित है। अब कहिएगा आकांक्षी जिला क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो ये नीति आयोग के द्वारा भारत में लगभग 116-17 जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, अर्थात ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर मूलभूत आधारभूत ढांचा नहीं है, तो इनका विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इन लोगों का विकास होगा, इन जिलों का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा, ये ध्यान में रखना है। और ये नीति आयोग का कार्यक्रम है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। सरकार इस मिशन के लिए 2020-21 के बजट में 30,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। कितना करोड़? 30,000 करोड़। पूछेगा कब तक ये लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। 2020-21 के लिए कितना बजट रखा गया है और इसका संबंध किससे है? तो पेयजल उपलब्धता से है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो संपर्क करेंगे, नंबर दिया हुआ है। रोहित शर्मा क्यों चर्चा में है? तो रोहित शर्मा चर्चा में इसीलिए कि इसको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, और एक ऐसा अवार्ड है जो 7.5 लाख रुपया पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया गया सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये 4 शतक बनाने वाले पहला खिलाड़ी है रोहित शर्मा, ये ध्यान में रखना है। ये
ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये किसके खिलाफ लगाया था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये भी ध्यान में रखना है। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ध्यान में रखेंगे। मिलता है कि नहीं ये देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जॉर्ज फ्लॉयड चर्चा में इसलिए कि एक 46 साल का व्यक्ति है। लॉकडाउन के समय देखिएगा ये चर्चा में था। 46 साल का व्यक्ति, अफ्रीकन यूएसए व्यक्ति है। ये क्या किया, इसको पुलिस गिरफ्तार कर लिया और इतना जोर से इसका गला दबाया कि वहीं पर इसका मौत हो जाता है। ये घटना कहाँ घटी? तो अमेरिका के ह्यूस्टन के मिनियापोलिस में घटी है, ध्यान में रखना है। इस पर आरोप यही था कि फर्जी नोट के जरिए ये खरीदारी कर रहा था। तो ठीक है, खरीदारी कर रहा था तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन ये अश्वेत है और श्वेत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इसको जान मार दिया गया है, ध्यान में रखना है। और ये ऑलरेडी नस्ल भेद जो आंदोलन है वो चल रहा है अमेरिका में, ध्यान में रखेंगे। काले गोरों के बीच में आंदोलन चल रहा है। ये ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन सक्रिय है अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान में रखना है। और इस आंदोलन के माध्यम से ये काले लोग न्याय और बराबरी, जस्टिस और इक्वलिटी की मांग करता है, ये भी ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन कहाँ कहाँ किस देश में चल रहा है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जॉर्ज फ्लॉयड का घटना का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये घटना घटी थी 20 मई 2020 को, 25 मई 2020 को, ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉर्ज फ्लॉयड ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठन को झकझोर दिया था, अमेरिका को भी परेशान कर दिया था। अमेरिका राष्ट्रपति जो व्हाइट हाउस है उस पर भी इसको लेकर हमला और आंदोलन हुआ था, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह भारत में सांप्रदायिकता एक समस्या है, उसी तरह से नस्ल भेदी भाव ये अमेरिका का बहुत बड़ा समस्या है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता। ये एक ऐसा कंपटीशन है जो 21 जून योगा दिवस के दिन ऑलरेडी ये शुरू किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो भी कोई व्यक्ति योग, आसन, क्रिया, प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के मुद्रा में यदि अभ्यास में अभ्यस्त है तो 3 मिनट का वीडियो को अपलोड कर सकता है। और ऑलरेडी आयुष मंत्रालय इसे पुरस्कृत करेगा। जो टॉप करेगा उसे 1 लाख, दूसरा स्थान वाले को 50,000 और तीसरा स्थान वाले को 25,000 रुपया दिया जाएगा। प्रश्न पूछेगा, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के में सर्वाधिक राशि कितनी थी और किस मंत्रालय के द्वारा आयोजन करवाया जा रहा था? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजन करवा रहा था। और भारत के आयुष मंत्री कौन है? तो येसो नाइके है। कौन? येसो नाइके, AYUSH। अब यहाँ एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछता है, ध्यान में रखेंगे। तो ए से आयुर्वेदा हो गया, बाई से योगा हो गया, यू से यूनानी हो गया, एस से सिद्धा हो गया, एच से होम्योपैथी हो गया, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी बीपीएससी दोनों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, यूपीएससी पूछ दिया थर्ड का पूरा नाम क्या है 2019 में। तो थर्ड का मतलब टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। और एक प्रकार से ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में ये काम करता है। और यदि कोई भी दुश्मन का मिसाइल आता है तो ऊपर ही इसे मार गिराया जा सकता है। अभी अमेरिका बहुत सारे देशों को ये सप्लाई किया है और चीन का चिंता बढ़ गया है। तो ऑलरेडी अभी हाल में देखते हैं कि इजराइल, अमेरिका, यूएई, रोमानिया, दक्षिण कोरिया में ये तैनात किया गया है अमेरिका के द्वारा। समझ जाइए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें मिसाइल को नष्ट करने में ये सक्षम है। चीन की चिंता बढ़ गई है कि हमारा पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका भारत संबंध में थर्ड को मैं बहुत अच्छे ढंग से मेंस में पढ़ाया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम पूछेगा, इसका नेचर पूछेगा, इसका फीचर पूछेगा और पूछेगा भी हाल में किस देश में इसे तैनात किया गया है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, 2019 2019 LD2 क्या है?
तो ये बृहस्पति के पास खोजा गया नया एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड है और यह एक ऐसा अंतरिक्ष पिंड है जो धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है। ये ध्यान में रखेंगे। ये कब खोजा गया? तो 10 जून 2019 को पूछेगा। 2019 LD2 क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में ऑलरेडी होता है, ध्यान में रखेंगे। और ये कभी भी पृथ्वी जैसे ग्रहों को नष्ट पहुंचा जा सकता है, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, यह एस्टेरॉइड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कृषि प्राकृतिक कृषि पर अभी सम्मेलन का आयोजन किया। कौन? नीति आयोग ने किया। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष भी राजीव कुमार है और इसका CEO अमिताभ कांत है। इसका मकसद ये है कि देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाए, स्वदेशी प्रणाली को अपनाया जाए, रसायन का प्रयोग कम किया जाए और अगले 5 वर्षों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो क्षेत्रफल है 20 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न पूछेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बढ़िया, इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम करने वाला राज्य कौन? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हो रहा है। याद कीजिए, बिहार सरकार का तीसरा कृषि नीति 2017 में जो पेश किया गया था, इसका मकसद यही था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना और बिहार में जो गंगा नदी के किनारे जो भी गांव है, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना और प्रत्येक किसान को 8,000 रुपये सरकार दे रही है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाए। इसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता है और ये स्वास्थ्यवर्धक है। जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वन नेशन वन राशन कार्ड, बड़ा पेटेंट क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन, इस साल का हिट क्वेश्चन मेंस के लिए, पीटी के लिए और इंटरव्यू के लिए। ऑलरेडी हम जून करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं कि 17 राज्य और केंद्रशासित राज्यों को ऑलरेडी वन नेशन वन कार्ड से जोड़ दिया गया है, लेकिन अगस्त तक 23 राज्य जुड़ गया है, लगभग 67 करोड़। आप जानते हैं कि 81 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत शामिल हैं और इसमें लोगों को पीडीएस के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये किलो मोटा अनाज। लेकिन इसमें जो भी बेचारा बीपीएल से नीचे था, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाता था तो उसे अनाज सही ढंग से नहीं मिल पाता था, लेकिन पोर्टेबिलिटी के माध्यम से इस राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया और इसमें क्या है कि देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान्न का जो कोटा है प्रदान किया जा सकता है। अर्थात एक राशन कार्ड किसी भी राज्य में उपयोगी होगा, दूसरे राज्यों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। राशन कार्ड्स को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। इस योजना के तहत मार्च 2021 तक 81 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जोड़ दिया जाएगा। पहले से जो राशन कार्ड चल रहा है वो भी उपयोगी होगा, लेकिन उसे अपडेट कराना होगा, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पूछेगा कब से शुरू हुआ? तो 1 जून 2020 से, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको छोड़िएगा नहीं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराई है और इसमें क्या किया गया है कि 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को इसमें मदद करने का लक्ष्य रखा गया है। आप जानते हैं कोविड-19 का जो अटैक हुआ है, इसमें दिन दहाड़ी जो भी काम करने वाले हैं, रेहड़ी लोग हैं, वो क्या है कि उन्हें ऑलरेडी उनका बाजार नहीं मिल रहा है, ग्राहक नहीं मिल रहा है, पूंजी खत्म हो गया है, इसलिए सरकार उसको 10,000 रुपया ऋण उपलब्ध कराएगी और यह ऋण कितना का होगा? 12 महीने के लिए होगा और 1 जून 2020 से इसको ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। इसका मकसद यह है कि फल बेचने वाला, पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला, पकौड़ा बेचने वाला, ध्यान रखिएगा पकौड़ा बेचने वाला, नाई को, दुकानदार को यदि पूंजी की ज़रूरत होती है तो 10,000 रुपया इसके माध्यम से ले सकता है।
ये ध्यान में रखना है और अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में अधिकतर का बिजनेस खराब हो गया है। तो इस प्रकार पीएम स्वनिधि के बारे में आपने जान लिया, और इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का ही हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये हो गया कि भारत में जो भी कोविड-19 के अटैक के समय जो भी सेक्टर हमारा क्षत विक्षत हो गया है उसे धन प्रदान करना, और आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार 20 लाख करोड़ उपलब्ध कराई है वित्तीय सहायता के रूप में। ये ध्यान में रखना है, और हर सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत। इसी का एक कड़ी है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी में क्वेश्चन यहाँ से एकदम होगा ही होगा, यह तय है, ध्यान में रखना है। मेरा जो करेंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ इसका मकसद जीएस का आपका मजबूत करना है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ये वैसा मूल्य होता है जिसके अंतर्गत सरकार किसानी फसलों को न्यूनतम मूल्य जारी करती है और इस पर खरीदने के लिए हमेशा वो उसके उत्पाद को तैयार रहती है। तो 1 जून 2020 को ये जारी किया गया है। धान के लिए अब 1868 रुपया कर दिया गया है प्रति क्विंटल, यानी कितना बढ़ाया गया, 3 रुपया बढ़ा दिया गया है। वही गेहूं के लिए 1925 रुपया कर दिया गया है, इसे 85 रुपया इसको बढ़ाया गया है, ध्यान में रखना है। अब प्रश्न पूछेगा कि एमएसपी किसके सिफारिश पर जारी किया जाता है, तो इसका रिकमेंडेशन सीएसीपी करता है। सीएसीपी का मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस होता है, और इसके आधार पर कृषि मंत्रालय ऑलरेडी यह जारी करती है, रेट जारी करती है, ये ध्यान में रखना है। सवाल किसान का आया है, तो किसान से संबंधित विभिन्न प्रकार का योजना है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका हम चर्चा कर लेते हैं। पहला पूछता है कि पीएम आशा क्या है, तो पीएम आशा का पूरा नाम पूछता है, ये ध्यान में रखना है। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, और इसका उद्देश्य क्या था कि उपज का उचित मूल्य तय करना, किसानों का उपज का उचित मूल्य दिलाना, और इसके लिए समय समय पर एमएसपी को बढ़ाना, और लागत का 1.5 गुना कम से कम मिलना चाहिए। 2018 में शुरू किया गया था। उसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, और अब तक 6ठा किस्त जारी किया जो जा चुका है 1 अगस्त 2020 को। इसके तहत क्या है कि साल में 6,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डाल देना है। प्रति वर्ष लगभग 14 करोड़ किसानों को ये मिल रहा है, और लॉकडाउन में भी ये मिल रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। पूछेगा कितने किस्त में, तो 3 किस्त में। कितना पैसा, तो 6,000 रुपया प्रति वर्ष इसके तहत दिया जाता है। इससे क्या हो गया, किसानों की इनकम को बढ़ाने में ये सहूलियत होगी, क्योंकि टारगेट है 2022 तक किसानों की इनकम को दुगना कर देना है। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने लॉकडाउन के समय क्या किया कि प्रति परिवार को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति माह उपलब्ध कराया है, और ये अप्रैल से सितंबर तक लागू था, जिसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। 81 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, और इसमें सरकार कितना पैसा खर्च किया, 90,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 का जो अटैक हुआ है, इससे लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो गया है, और इस कारण से लोग भूखा न मरे, इसलिए सरकार खाद्य सुरक्षा को उपलब्ध कराई है। और यह जो योजना है पहले से चली आ रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अलग है। पहले तो 5 की जो मिल ही रहा था, अब है, और इसको बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रति परिवार है और ये प्रति व्यक्ति है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि व्यापार योजना है। इसी प्रकार से बड़ा इम्पोर्टेंट किसानों के लिए योजना चल रहा है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, ये ध्यान में रखना है। इसको तैयार करके जाइएगा पीटी मेंस इंटरव्यू में,
तो आपका स्कोर बढ़ेगा, यह तय है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है चैंपियंस पोर्टल है। चैंपियंस नामक टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है, पहले तो इसका पूरा नाम जान लीजिए। द क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट नेशनल स्ट्रेंथ है। और इस पोर्टल का मकसद क्या है? एमएसएमई को प्रोत्साहन देना और उसका जो शिकायत है, पब्लिक ग्रीवांसेस है, लोक जन शिकायत है, उसका सॉल्यूशन प्रदान करना। इसका मकसद क्या? इसका मकसद ये है कि राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाना, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में मदद करना है। इसमें ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। एमएसएमई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा रहा है, डाटा एनालिसिस से जोड़ा जा रहा है, मशीन लर्निंग से जोड़ा जा रहा है और सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांसेस से जोड़ा जा रहा है कि कैसे शिकायतों का निपटारा हो। एमएसएमई के जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एमएसएमई की बात होती है तो एमएसएमई अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि आपको जानना जरूरी है। एमएसएमई का न्यू क्लासिफिकेशन किया गया है, अर्थात नया परिभाषा दिया गया है। पुराना परिभाषा खत्म हो गया है। कब दिया गया? 1 जून 2020 से ये लागू, ये 1 जून 2020 को दिया गया, 1 जुलाई 2020 से ये लागू हो गया है। ये भी ध्यान में रखेंगे। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है। अब इसके तहत इंडस्ट्री को 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इंडस्ट्री, किसको कहेंगे? जहां निवेश इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होगा और टर्नओवर 5 करोड़ होगा। स्मॉल इंडस्ट्री किसको कहेंगे? जहां इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होगा, टर्नओवर 50 करोड़ होगा। मीडियम इंडस्ट्री किसको कहेंगे? जहां इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ होगा। और 50 करोड़ से ऊपर वाले को ऑलरेडी सीधे लार्ज इंडस्ट्री कहा जा रहा है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। बड़ा ये से पूछता है कि कितना करोड़ इन्वेस्टमेंट वाले को माइक्रो स्मॉल मीडियम कहा जाता है। देखिए एमएसएमई में सरकार रुचि क्यों ले रही है? इसका महत्व है। इसका महत्व है कि भारत में 6 करोड़ हमारा यूनिट एमएसएमई का है। सोच लीजिए आप, 6 करोड़ से अधिक, और जीडीपी में इसका 29% योगदान है। 11 करोड़ लोग अपनी जीविका के लिए एमएसएमई से जुड़े हैं। एमएसएमई क्या है? ऑलरेडी पूंजी कम की आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों को रोजगार अधिक से अधिक देता है। निर्यात में इसका योगदान है 48%। ये ध्यान में रखना। डायरेक्ट इकोनॉमी से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो पूछेगा। भारत सरकार निर्यात में एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, ये ध्यान में रखना है। जो भी निर्यात में शामिल है एमएसएमई, उसको 50,000 करोड़ रुपया प्रदान करेगी, ये ध्यान में रखेंगे। और आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई सेक्टर को ऑलरेडी 3200 करोड़ रुपया भी हाल में प्रदान किया गया है। 3 लाख करोड़ अलग से देने की बात की गई है, ये ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और यह जो डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए है। दोनों में जो अभी अंतर चल रहा था, मैन्युफैक्चर के लिए अलग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग, दोनों के अंतर को इसमें ख़त्म कर दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहीं भी निवेश करते हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम कहलाने का जो स्टैंडर्ड होगा यही आधार होगा, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछेगा आपको कि एमएसएमई किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विस के लिए? तो दोनों के लिए है। भारत में कितने एमएसएमई है? 6 करोड़ से अधिक है। इसका निवेश का रेंज क्या है? तो ये रेंज है। निर्यात में कितनी भागीदारी है? तो इतना % भागीदारी है। कितने करोड़ लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं? तो इतने करोड़ लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, ध्यान में रखना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई को फिर से ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, ध्यान में रखना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ध्यान में रखेंगे। ये पेपरलेस है। इसमें क्या है कि अधिकतर जो एमएसएमई है उसको जोड़ने की बात की जा रही है। सारा ऑनलाइन कनेक्टेड हो जाएगा। 1 जुलाई 2020 से है, ये ध्यान में रखना है। जो भी पुराने एमएसएमई है सबको इसमें ऐड करके अपडेट कराना होगा।
ये ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में शामिल होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो 3 जून क्यों मनाते हैं? 3 जून विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2018 से मनाया गया। ये ताज़ा है, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको पूछेगा। इसका मकसद क्या? इसका मकसद है कि हम पर्यावरण को प्रोत्साहन देंगे, सतत विकास को बढ़ावा देंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो वाहन है, गाड़ी है, वो कार्बन उत्सर्जन करता है। साइकिल का यूज करेंगे, कार्बन उत्सर्जन हमारा कम होगा। और एम्स्टर्डम ऐसा है देश है, ध्यान में रखना है, शहर है जो जहाँ पर 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रानी रामपाल चर्चा में क्यों? रानी रामपाल को भी ऑलरेडी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रिकमेंड किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रिकमेंड किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अभी रानी रामपाल कौन है? तो हॉकी कप्तान है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कप्तान रानी रामपाल है। इसके अलावा वंदना, मोनिका और हरप्रीत सिंह को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ध्यान में रखेंगे। सवाल है कि रानी रामपाल को क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस 4 साल में बहुत बढ़िया रहा है। देखिए इसका परफॉर्मेंस, 2016 में अर्जुन पुरस्कार जीती, 2017 में महिला एशिया कप विजेता का लीड किया, 2018 में एशियन खेल में रजत कप जीती और भारत में पहला ऐसा खिलाड़ी है हॉकी जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का ये जीती है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए इसको मिलना चाहिए। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ये मिल गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारत के खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में खेल मंत्री किरण रिजिजू जी है। इसके तहत, इस योजना के तहत सरकार ने क्या किया कि जो सारे स्कूल का फिजिकल टीचर हैं उन लोगों को 25 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ताकि आप फिटनेस को अपनाइए और इंडिया को फिट रखिए। एक प्रकार से खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। WHO ने अभी रिपोर्ट दिया है कि 4 वयस्क में 1 वयस्क सक्रिय नहीं है, और ये सक्रिय नहीं है तो ये बीमारी का घर है, ये इस प्रकार से निष्क्रिय है। ये निष्क्रिय को बीमारी होता है, और जो भी असंक्रमित रोगों से मरने वालों की जो मौतें हैं, मरने वालों की जो संख्या है बढ़ रही है। इसके पीछे कारण है कि वो फिजिकल फिट नहीं है, फिजिकल मूवमेंट नहीं है। ऐसा अभी रिपोर्ट आया है WHO का, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 11% महिला और 15% पुरुष जो है वो हाइपरटेंसिव है, मतलब टेंशन में जीता है। टेंशन मतलब समझ जाइए, सन मने 1 और टेंशन मतलब 10 सूरज की गर्मी उसके दिमाग में होगा तो उसका दिमाग के नस तो फटेगा, इसलिए ध्यान में रखेंगे, और वो बीमार पड़ेगा, उसका BP आगे पीछे होगा और उसका जीवन कड़कड़ा जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना है। ये ऑलरेडी इसका संबंध खेल मंत्रालय से है और इसका मकसद है कि लोगों को फिट रखना, क्योंकि फिटनेस हमारा दैनिक जिंदगी का हिस्सा है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया पाठशाला शुरू किया है। इसमें किस खेल को शामिल किया गया है ये भी ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछेगा इसका संबंध किस मंत्रालय से है, यह किसके लिए है, तो फिजिकल टीचर के लिए है। WHO का क्या रिपोर्ट है इस संबंध में, खेल मंत्री कौन है, इस तरह का प्रश्न होगा। आप करकड़ा दीजिएगा, हमको पता है क्योंकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। समझा कैसा रहा हूँ इसे आप मैसेज करेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स IT सेक्टर में 3 योजना नई आई है, ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स IT जो मिनिस्टर हमारा कौन है, ये रविशंकर है, ये ध्यान में रखना है। और पहला प्लीस योजना है। प्लीस योजना मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड प्रमोशन स्कीम। तो इसके तहत क्या है कि भारत में जो निर्मित माल है उसको 4 से 6%
प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा ताकि वो निर्यात में हिस्सा ले सके। और ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 का ही ये प्लान है, ध्यान में रखना है। दूसरा है स्पेक। स्पेक का मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेमीकंडक्टर्स। इसके तहत पूंजीगत व्यय पर 25% की प्रोत्साहन राशि रखी गई है, ये ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा योजना है EMC 2.0। EMC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अर्थात बुनियादी ढांचे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में सहायता प्रदान करेगा और वर्ल्ड लेवल का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और उसका जो सप्लायर है उसको आकर्षित करने का प्रयास करेगा। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आयात कर रहा है आइटम का, वो आयात ना करके निर्यात करेगा, ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया है, इसलिए भारत आज मोबाइल निर्माण करने में दूसरा देश है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग जो मूल्य है भारत में वो 4,58,000 करोड़ अर्थात $70 अरब का है, ये ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हमारा वैश्विक हिस्सेदारी कितना है? 3%। इसको बढ़ाकर 30% करना चाहिए। तीनों योजनाओं के लिए सरकार ने पैसा कितना दिया है? तो 50,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, ये ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चुनौती को समाप्त किया जाना चाहिए और तंत्र सेक्टर को मजबूत करना है, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र को मजबूत करना है, चैलेंजेस जो है उसको समाप्त करना है। इससे क्या होगा? इससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 लाख लोग डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, इनडायरेक्ट में 15 लाख लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है कि लोगों को रोजगार देना और देश की इकोनॉमी को, देश की GDP को $5 ट्रिलियन तक लाना। कब तक? 2025 तक। ध्यान में रखेंगे। पूछेगा EMC का संबंध किस डिपार्टमेंट से है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, CTAP क्या है? तो C का मतलब कोविड-19 टेक्नोलॉजिकल एक्सेस पूल है। एक प्रकार से जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसके लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में ये काम कर रहा है। इसका मकसद ये है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन का विकास करना, टेस्ट करना और हेल्थ टेक्नोलॉजी है और उसका बढ़ावा देना और उपचार को लोगों तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो हमारा ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है, स्वस्थ रहना मानव का अधिकार है। और यह जो प्रस्ताव आया है कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वारेडो के द्वारा, और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा है कि जो दवा आएगी, वैक्सीन आएगी कोविड-19 से संबंधित, उससे विश्व का कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा, गरीब से गरीब तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारा मानवता है और यही हमारा धर्म है। नेक्स्ट, डेयरी किसान के लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड शुरू किया है कि जो भी सहकारी संघ उत्पाद से किसान जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और यह 1 जुलाई से 31 जुलाई मतलब 2 महीना के अंदर सभी को प्रदान कर दिया जाएगा, कर दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। भारत में दुग्ध संघ से लगभग 1.7 करोड़ किसान जुड़े हैं। भारत में 230 दुग्ध संघ है और ये सारा मेंस में लिखिएगा तो नंबर कड़कड़ाएगा। और यह योजना आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है, जिसके तहत पशुपालकों को यदि लॉकडाउन में किसी प्रकार का परेशानी हुआ है तो KCC के माध्यम से पैसा ले सकता है और अपने पशु को खरीद सकता है, उसे पोषण प्रदान कर सकता है और दुग्ध उत्पादन में इसे सहायता के रूप में ले सकता है। और जो भी आर्थिक संकट से जूझ रहा किसान है उसको 5 लाख करोड़ लिक्विडिटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा, ये ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब KCC क्या है ये समझ लीजिए। KCC का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होता है, 1998 में शुरू किया गया था। इसका मकसद ये था कि किसानों को बीज खरीदने के लिए और सिंचाई के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए KCC जारी किया गया था। इसके पहले ऑलरेडी सरकार ये KCC जारी कर रहा था
उसमें किसानों के साथ साथ पशुपालक और मत्स्य पालक को भी जोड़ दिया गया था। अब जो डेयरी से जो डायरेक्ट है उन लोगों को जोड़ा गया है और इसके तहत 3 लाख रुपया का लोन ले सकते हैं और इस पर ब्याज छूट मिलेगा। ब्याज छूट जो सब्सिडी है 4% इसमें सब्सिडी दिया जाता है। जैसे केसीसी के तहत 1 साल के अंदर यदि भुगतान करते हैं तो ऑलरेडी 3% आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दर कितना है 7%। तो 4% सब्सिडी दिया तो 3% ही ना आपको लगेगा। ध्यान में रखना है कब, जब 1 साल के अंदर ऋण का भुगतान कर देते हैं तब। 1 साल बाद हो जाता है तब आपको यह सब्सिडी नहीं मिलता है, अर्थात आपका ब्याज दर 7% रहता है। ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और है बड़ा टेक्निकल, कि इसमें जो ब्याज छूट है 3 लाख रुपया तक है, यानी 3 लाख रुपया तक ही सब्सिडाइज रेट ऑलरेडी उपलब्ध कराया गया है। 3 लाख से अधिक लोन लेते हैं तो उस पर सब्सिडी के तहत आपको छूट नहीं मिलेगा ब्याज दर में, अर्थात 7% चुकाना होगा। ऐसे अभी 3% आपको चुकाना पड़ता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, दिल्ली कोरोना ऐप। दिल्ली कोरोना ऐप चर्चा में इसलिए कि केजरीवाल ने क्या किया कि ऐसा है कि आम जनता को ये संबोधित किया कि देखो हमारा हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, बेड की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर का क्या स्थिति है। इस संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस ऐप से जुड़ जाओ और 1031 नंबर पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 4 जून को ये शुरू किया था। इसका मकसद ये है कि कोविड-19 से संबंधित जो बीमार लोग हैं उनको एक प्रकार से मानसिक सहायता प्रदान करना और भगदड़ नहीं मचे और सिस्टम को समझे, सिस्टम से जानकारी प्राप्त करे कि अभी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, और यदि वहाँ पर लोड ज़्यादा है तो घर में रहकर अपने उपचार को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसका जितना प्रशंसा किया जाए कम है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पर कोरोना अटैक हुआ और उसके इतने सही ढंग से मैनेज किया, रियल में ये प्रशंसा के पात्र है। वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका अनिल बैजल है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बिमल जुल्का समिति। बिमल जुल्का ऑलरेडी क्या थे साहब, ये थे ऑलरेडी आपका ये सेक्रेटरी के पद पर थे। इन्हें हाल में मुख्य सूचना आयुक्त तो बनाया गया है और फिल्म मीडिया में विकास कैसे हो इसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया, यही साहब अध्यक्ष हैं, ये ध्यान में रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है और ये इसका सिफारिश कौन करता है, तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है वही इसका सिफारिश करता है और राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, ये ध्यान में रखना है। तो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन, तो बिमल जुल्का। आप जानते हो 2005 में आरटीआई आया। इसका मकसद ये है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी को बहाल करना, भ्रष्टाचार को कम से कम करना और आसानी से किसी भी संबंधित सूचना को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही उसके लिए ऑथोराइज अधिकारी है भारत का मुख्य सूचना आयुक्त। इसके अलावा 10 और इसका सहयोगी में सूचना आयुक्त होता है, ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आपको पूछेगा तो पूछेगा, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, G7 क्यों चर्चा में है। G7 मतलब ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन अभी स्थगित हो गया। यह सम्मेलन 10 से 12 जून को अमेरिका में होने वाला था, लेकिन ये कैंसिल हो गया। सितंबर तक आगे होने की संभावना है। अब इसमें अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसका विस्तार करना चाहिए और विस्तार करने के क्रम में ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंडिया, साउथ कोरिया को शामिल करना चाहिए। और G7 एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर नज़र रखती है। स्थापना 1975 में हुआ। एग्जाम में पूछा जाता है इसका सदस्य कौन है कौन नहीं, तो इसका सदस्य फ्रांस है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है और ब्राज़ील है, ये ब्रिटेन है। ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इनको सदस्य बनाने की बात हो रही है। स्थापना, सदस्य, बैठक, मोटो, लक्ष्य,
इसका ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, जो भी ऑलरेडी सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, महिला या पुरुष, उन लोगों के अधिकारों को ये बात करता है। 2 जून को ये दिवस मनाता है। जो भी सेक्स वर्कर है उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना कि उसे भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में लगभग 6.5 लाख सेक्स वर्कर है और ऑलरेडी इसके खिलाफ घृणा कलंक के रूप में कलंकित किया जाना, हिंसा होती है, भेदभाव होता है, तो इन सारी चीज़ों को कम से कम करना इस दिवस का मकसद यही है। सेक्स वर्कर अधिकार दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, जबकि यौन कर्मी दिवस जो है 2 जून को मनाया जाता है। दोनों को अंतर स्पष्ट करेंगे, ये ध्यान में रखना है। और ये हमारा इन वर्ल्ड कल्चर का ही ये हिस्सा बना हुआ है। अधिकार की बात अब हो रही है, ये भी ध्यान में रखना है। पेरिस इसके लिए विख्यात है, फ्रांस इटली इसके लिए कुख्यात है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है एक ऐसा कार्यक्रम जो 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका मकसद क्या था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और स्वदेशी रूप में उत्पाद को बढ़ाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना, विदेशी निवेशों को आकर्षित करना, उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना और चीन को पीछे कर भारत को उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकलने का इसका लक्ष्य रखा गया था। 2022 तक लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था मेक इन इंडिया के तहत, और निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देने की भी बात की गई थी, और व्यापार घाटा जो हमारा है उसको कम करने की बात किया गया था। ये ध्यान में रखना है। मेक इन इंडिया मेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने मेंस में दिया है। जो भी मेंस का तैयारी कर रहे हैं जुड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट चर्चा में इसीलिए कि ये जो बंदरगाह ट्रस्ट है इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ये जाने माने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वेस्ट बंगाल से इनका संबंध रहा है, और इसी संदर्भ में अभी हाल में ऑलरेडी चिनानी नासरी जो सुरंग है, ये सड़क सुरंग है, ये ध्यान में रखना है, NH-44 से संबंधित है और ये 9.2 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर इनका विचार बड़ा स्पष्ट रहा है कि एक जो देश है वहाँ पर एक ही संविधान होना चाहिए, 2 संविधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ऑलरेडी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में भी चर्चा में थे, इसलिए इसका सुरंग का नाम चेंज कर दिया गया और इससे इसकी दूरी कम हो गई, 30 किलोमीटर दूरी कम हो गई श्रीनगर से जम्मू के बीच में। भारत भूटान के बीच में पर्यावरण समझौता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा इसकी दूरी कितनी है, इस पोर्ट का क्या नाम चेंज किया गया, कितना दूरी कम गया। पढ़ने में इन लोगों को विजन को ध्यान में रखना होगा। भारत भूटान के बीच में पर्यावरण समझौता हुआ है कितने साल के लिए, तो 10 वर्ष के लिए। पर्यावरण क्षेत्र में बेहतर सहयोग कैसे बढ़ाया जाए दोनों देश के बीच में, पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखकर कैसे ऑलरेडी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन उपलब्ध कराया जाए, ध्यान में रखना है। भूटान का प्रधानमंत्री लोटे तसेरिंग है, लोते तसेरिंग, ये ध्यान में रखना है, प्रश्न बार बार पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ये पहला कॉन्फ्रेंस था। चीन के साथ जो हमारा टकराहट है उसमें ऑस्ट्रेलिया जो चीन के खिलाफ खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 को लेकर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया चीन को घेरने में लगा है, ये हमारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें भारत का प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन दोनों मिलकर अपने विश्वास और संप्रभुता की रक्षा की बात किया और आपसी सम्मान की बात किया है। दोनों देशों के बीच में जब चर्चा हुआ तो इस बात पर गौर किया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद ओशियन रीजन में सैन्य सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए और चीन की चुनौती से कैसे निपटा जाए, चीन के चौधराहट को कैसे कम किया जाए। ये दोनों देश मिलकर
अभी हाल में निर्णय लिया है। और दोनों देशों के बीच में ऑसिंडेक्स और ऑस्ट्रिया-हिंड नामक सैन्याभ्यास होता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभी हाल में भारत सरकार ने आयात में कटौती करने का प्लानिंग किया है और इसके लिए 10 क्षेत्र चुना है। इसमें चुना है कि कपड़ा, गहना, मोबाइल, रत्न, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जो आइटम है इसको हम आयात ना करके देश में ही बना सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो हम आयात क्यों करें? इससे हमारा व्यापार घाटा कम से कम होगा और ट्रेड जो डेफिसिट है वो ट्रेड सरप्लस में चेंज होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या है, ट्रेड सरप्लस क्या है, इकोनॉमी की क्लास में मैंने बता दिया है। और टेस्ट जो इकोनॉमी का चल रहा है वहाँ पर भी मैंने इसका डिस्कस किया है, आप लोग जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2019-20 में 467 बिलियन डॉलर का माल का आयात हुआ था और ये आयात को कम करने की बात की जा रही है। भारत आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण पर वापस जा सकता है। इसका मतलब आयात प्रतिस्थापन क्या हुआ? आयात प्रतिस्थापन इकोनॉमिकल वर्ड है, इकोनॉमी से संबंधित वर्ड है। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जिस वस्तु का आप आयात करते हैं उस वस्तु को आयात ना करके, उस सेवा या वस्तु को आयात ना करके उसका विकास देश के अंदर करें। दरिद्र आयात प्रतिस्थापन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दें, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और हमारा ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा, हमारे पक्ष में होगा। व्यापार विकृति इसको भी ठीक करना है, मतलब आयात शुल्क की सीमा को भी पार किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो फिक्स रखें, उसको हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ेगा तो आयात कम होगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा आवंटित राशि। मनरेगा में जो आवंटित राशि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये वैसा एक्ट है जो 2005 में लाया गया, 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। ये नरेगा के रूप में काम कर रहा था। मनरेगा इसको 2008 में कर दिया गया और पूरे देश में 2009 से इसे लागू कर दिया गया है। तो 8-9 बड़ा इम्पोर्टेंट संक्रमण काल इसका रहा है। इसमें बजट में तो हमने 61,000 करोड़ रुपया दिया था, 40,000 करोड़ रुपया हमने बाद में दिया, तो लगभग 1,01,000 करोड़ रुपया हमने आवंटित किया है। क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है इसके तहत जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं बेचारा दैनिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए मनरेगा में काम करते हैं और उन लोगों का जीवन चलता है। इसके तहत साल में 100 दिन का रोजगार की गारंटी है और 202 रुपया इसके तहत मजदूरी मिलती है, ये ध्यान में रखना है। पहले कितना था? तो 182, इसको बढ़ाकर 202 रुपया किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से मनाया जा रहा है। इसका मकसद, इसका विषय थीम क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, है ना, यानी जैव विविधता को बनाए रखना है और मनाए रखना है। इसके तहत विभिन्न पर्यावरण मुद्दा जैसे समुद्री प्रदूषण को कम से कम करना है, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, सतत उपयोग को बढ़ाना है, वन्य जीव संरक्षण प्रदान करना है और जो अपराध हो रहा है उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इसलिए सब जीवों को जीने का अधिकार है, जीव की विविधता बनी रहनी चाहिए, ध्यान में रखना है। देखिएगा लॉकडाउन में कोविड-19 में लोग घर में था और हर जीव जंतु बाहर घूम रहा था। देखिए प्रकृति का क्या दृश्य था। चलिए, स्वदेश पहल क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये ध्यान में रखना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लॉकडाउन में कोविड-19 का जब आक्रमण हुआ तो हमने वंदे भारत मिशन के तहत जो भी भारतीय लोग विदेश में काम कर रहे थे उसको हमने वापस लाया है। तो सिर्फ उसको ही हमने वापस नहीं लाया है बल्कि वो एक स्किल्ड वर्कर के रूप में वापस आया है। तो उसके स्किल्ड और अनुभव का लाभ उठाकर डेटा तैयार किया जाए और उत्पादन के क्षेत्र में लगाया जाए
तो जिस तरह से विदेश में जाकर वो योगदान दे रहा है उत्पादन में, देश के अंदर यदि उत्पादन में योगदान देता है तो हमारा उत्पादकता बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा, ध्यान में रखना है। और इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय कर रहा है, जिसका मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन? तो महेंद्र नाथ पांडे, ध्यान में रखेंगे। और वंदे भारत मिशन को मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर रहा था, और इसका मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी मंत्री है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 जो है, इसका मकसद ये है, इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, और वर्ल्ड बैंक का हेड कौन? अभी डेविड मलपास है। इसका मकसद स्पष्ट इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो बाजार उभर रहा था और जो विकासशील अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, वो काफ़ी असुरक्षित हो गई है कोविड-19 के अटैक के कारण। उत्पादन और सेवा दोनों प्रभावित होगा, और ऑलरेडी 3 से 8% उत्पादन में नुकसान होने की संभावना है। अर्थात मंदी आएगा, रिसेशन आएगा, छटनी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएगा, ध्यान में रखना है। C-19 के कारण 6 करोड़ को अत्यधिक गरीबी की ओर सामना करना पड़ेगा, ढकेला जा चुका है, यानी BPL की संख्या बढ़ेगी, लोग मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाएगा। ये बहुत बड़ी विश्व के लिए चुनौती है। इससे कैसे निपटना है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए, संवाद बढ़ाया जाना चाहिए, कल्याणकारी कार्यों को बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि सचिवों के अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया जाए, और ये सेक्रेटरी ग्रुप जो है इस पर विचार करेगा कि निवेश कैसे आकर्षित किया जाए, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। और इस ग्रुप में नीति आयोग का सदस्य, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और आर्थिक मामले का सचिव को शामिल किया गया है। ये ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछेगा कि आर्थिक मामले का सचिव कौन है? तो ये तरुण बजाज है। कौन? तरुण बजाज। ये ध्यान में रखना है। हमारा वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। ये ध्यान में रखना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन? राजीव कुमार है। इसका CEO कौन? अमिताभ कांत है। ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस पर ये विचार करेगी, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका चर्चा मेंस में भी लिखते समय करेंगे तो हमारा स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि BPSC मेंस जो GS है वो करंट अफेयर ओरिएंटेड है, और उसमें करंट अफेयर का डेटा यूज करते हैं। तो 70% हमारा ऑलरेडी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। GS में करंट अफेयर की भूमिका 70% है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां शिखर सम्मेलन 2021 में जो होगा, इसका घोषणा कर दिया गया है। इसका थीम द ग्रेट रीसेट है। इसका नाम जो है द यूनिक ट्विन समिट होगा, और ये कहाँ होगा? जहाँ बराबर होता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। WEF NGO के रूप में काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी स्थापना 1971 में हुआ, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और पब्लिक प्राइवेट सहयोग से विश्व की स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करती है। और इसका संस्थापक और मुख्य आर्थिक पदाधिकारी, कार्यकारी पदाधिकारी क्लाउस श्वाब है, और इसका कहना यही है कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए, वर्ल्ड को कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज किया जाए, नेगेटिविटी वर्ल्ड में नहीं आए, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूछेगा डायरेक्ट कि कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितने पक्ष हैं, इसका उत्पादन क्या होगा, समर्थन कौन कर रहा है, किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ये त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें चीन, पाक और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये तीनों शामिल है। ये चीन द्वारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है।
इसका मकसद है झेलम नदी पर ऑलरेडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करना 1124 मेगावाट का। उसमें 5 बिलियन यूनिट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पाकिस्तान को प्रदान किया जाएगा, ध्यान में रखेंगे। और यह CPEC का हिस्सा है। CPEC का मतलब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखना है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऑलरेडी इमरान खान है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये HRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि ऑलरेडी 4400 स्थानीय निकाय में 100 स्मार्ट शहर के साथ 44 स्थानीय निकाय और 100 स्मार्ट शहरों के साथ ये जो ऑलरेडी हमारा इंजीनियर पैदा हो रहा है, उन लोगों को इंटर्नशिप रूप में कार्य प्रदान किया जाए, कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। और इसमें 25,000 इंजीनियर को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है और 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और बेरोजगारी को कम से कम करने की बात की गई है। इसका मकसद यही है कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इंजीनियर के रूप में, जाइए ऑन दी स्पॉट, काम कीजिए और काम करके सीखिए। अर्थात शिक्षा के दृष्टिकोण को सीखने से और सीखने से करने पर जोर देना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें विद्यार्थी को, जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर है, उसको 8 सप्ताह से 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप में भेजा जाएगा फील्ड में, और जाकर ऑलरेडी काम करने और उससे सीखने का लक्ष्य तय किया गया है। नेक्स्ट, भारत वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट अभी हुआ ऑलरेडी और इसमें 50 देश शामिल हुआ। इसमें ब्रिटेन की महत्वपूर्ण भूमिका था। इसका मकसद ये था कि कैसे प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कैसे ध्यान दिया जाए, ये ध्यान में रखना है। और ये एक प्रकार से वैक्सीन रिसर्च टास्क फोर्स है और भारत का इसमें सहयोग रहा है $12 मिलियन का। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन जो समिट है, इसमें भारत शामिल हुआ, इतना सहयोग किया। पूछेगा किसका भूमिका है, तो ब्रिटेन का है। कितना देश है, ये सब आप करकड़ा दीजिएगा, हमको पता है। नेक्स्ट पॉइंट, महिला एशिया कप 2022 अभी घोषणा किया गया है कि महिला एशिया कप 2022 जो है 42 साल के बाद भारत में इसका आयोजन होगा। इसके पहले 1989 में हुआ था, 79 में हुआ था और अभी हाल में 2022 में होगा। वो इसका मेज़बानी भारत करेगा। इसमें 12 टीम शामिल होगा और इसका जो आयोजक होगा एशियन फुटबॉल यूनियन होगा, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ। हेड क्वार्टर कुआलालंपुर है। बार बार पूछ दिया एशियन फुटबॉल यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो कुआलालंपुर है। कितना टीम भाग लेगा, 12 टीम। कितना साल के बाद हो रहा है, इतना साल के कब होगा, ये होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, G20 सहयोग कोविड-19 को लेकर, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इन लोगों ने कॉपरेशन बढ़ाया है और इसमें $21 बिलियन का राशि तय किया गया है और ऑलरेडी इसमें सऊदी अरब $500 मिलियन उपलब्ध किया है। इसमें रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर, वैक्सीन, मेडिसिन, साइंस और सॉल्यूशन पर खर्च किया जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है, इसका मकसद क्या है, इनोवेशन को बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। इसका मकसद यही है कि स्कूली स्तर पर बच्चों को कलेक्ट किया जाए और उसको इस तरह से गाइड किया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर उसके अंदर कैसे डेवलप हो, यानी माइंडसेट ही चेंज करना है। अर्थात ऑलरेडी जो भी छात्र जिज्ञासु है उसको वैज्ञानिकों से जोड़ना है और उसे हर हाल में नए थिंकिंग के लिए उसे तैयार करना है। अर्थात 2022 तक वैसे स्टूडेंट तैयार करना है जो रिसर्च में रुचि ले, आविष्कार में रुचि ले, समाधान में रुचि ले, समस्या का हिस्सा नहीं बने बल्कि समाधान का हिस्सा बने। नेक्स्ट, स्पंदन अभियान। पूछेगा स्पंदन अभियान का संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ से है। अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है
कि लगातार पुलिस के द्वारा आत्महत्या किया जा रहा है और ऑलरेडी इसका कारण ये है कि छुट्टी नहीं मिलना या अंदर से भीतर घात होना। इन लोगों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए साइकोलॉजिकल एडवाइस दिया जाए और मेडिकल उपचार उपलब्ध कराया जाए। तो पूछेगा डायरेक्ट कि स्पंदन अभियान का संबंध किस सेक्टर से, तो पुलिस क्षेत्रों से है। किस राज्य से, तो छत्तीसगढ़ से है। विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जीवन में महासागर का योगदान, भूमिका ज़बरदस्त है। यहाँ से कच्ची सामग्री प्राप्त होता है, दवा निर्माण करते हैं, खाद्य सुरक्षा में भी हमें मदद करती है। इसके लिए प्लास्टिक प्रदूषण को हर हाल में कम करना होगा, सागर में जैव विविधता को बनाए रखना होगा, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा, पारिस्थितिकी बैलेंस को के प्रति जागरूकता प्रदान करना है। इसको सबको ठीक ठाक रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। इन्वायरमेंटल प्रमोशन इंडेक्स है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ऑलरेडी, और इसके तहत जो है वो भारत जो है यहाँ स्थान 168 है। मतलब सोच लीजिए, पर्यावरण में हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमसे 167 देश बढ़िया है। अब पर्यावरण जहाँ सर्वाधिक अच्छा है वो पहला डेनमार्क है, दूसरा लग्जमबर्ग है। जहाँ पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित है वो लाइबेरिया है। दुर्भाग्य की बात है कि हमसे पड़ोसी देश हमारा सबसे ठीक है। भूटान 107 है, श्रीलंका 109 पर है, पाकिस्तान 142 है, नेपाल 145 है, बांग्लादेश 162 है। सोचिए, हमसे पर्यावरण में बांग्लादेश आगे है, ये ध्यान में रखना है। इसको हम चुनौती के रूप में लें और पर्यावरण को ठीक ठाक रखें। यदि इन्वायरमेंट पर्यावरण की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा वायु गुणवत्ता नहीं है, स्वच्छता हमारे यहाँ नहीं है, पेयजल का अभाव है। इन तीनों को ठीक ठाक रखना है, ध्यान में रखना है। यह इंडेक्स कौन तैयार करता है, तो एल यूनिवर्सिटी तैयार करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से कौन जारी करता, भारत का स्थान कितना है, अंतिम स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर कौन है, पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका चर्चा करेंगे। पर्यावरण चैप्टर में पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा, ये हम इंडेक्स का चर्चा करते हैं तो हमारा मेंस में भी स्कोर बढ़ेगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ भी हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। भारत चीन विवाद भी चर्चा में क्यों, क्योंकि आप जानते हो गलवान घाटी ऑलरेडी चर्चा में था। पेगोंग झील का फिंगर 4 और 8 पर चीन के द्वारा जो कब्जा किया गया था ऑलरेडी, और यह जो झील है वो रामसर क्षेत्र के अधीन नहीं आता है, हालांकि खारे पानी का झील है। रामसर क्षेत्र आने का मतलब कि संरक्षण इसको बढ़ा दिया जाएगा, और इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा था, हर हाल में इसको छुड़ा लिया गया है। और इसमें भारत चीन के बीच विवाद जो है वो ऑलरेडी LAC को लेकर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर है। इसमें ऑलरेडी वो मानने से इनकार करता है। मैकमोहन रेखा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है इस पर भी चीन अपनाना इसे चाहता है। अक्साई चीन के साथ ये ब्लैकमेल करना चाहता है। इस प्रकार चीन का नीयत ठीक ठाक नहीं है। हमारा जो ऑलरेडी आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल रेखा के साथ साथ, तो सामरिक जो विकास हम कर रहे हैं आधारभूत ढांचा का, ये चीन को ठीक नहीं लग रहा है। चीन सोच रहा है कि यदि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ यदि भारत ये सड़क बना लेगा, इसका मतलब सामरिक पहुंच बढ़ जाएगी, इसकी सेना का आवागमन बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए चुनौतियां बढ़ जाएगी। जबकि पहले से ही अपना सड़क बना चुका है यहाँ पर, और हम बना रहे हैं तो विरोध कर रहा है। इसलिए ऑलरेडी चीन का नीयत ठीक नहीं है, लेकिन सरकार मजबूत है और इसको पराजित और परेशान करने के लिए सरकार भी तैयार है। चीन के चतुराई को कम से कम करने के लिए भी हमारा सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सरकार पूरी तरह तैयार है और उसकी चुनौती को ऑलरेडी ये ध्वस्त कर देगा, ये ध्यान में रखना है। तो भारत चीन विवाद, पेगोंग झील अभी चर्चा में था, गलवान घाटी चर्चा में था, ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑनलाइन कचरा वेस्ट
एक्सचेंज प्रोग्राम है ये। इसमें 6R को शामिल किया गया, मतलब रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीडिज़ाइन, रिफ्यूजेबल और मैन्युफैक्चरिंग करना है। अर्थात जो भी कचरा उसको रिसाइकल किया जाए, इससे पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा नहीं होगा। रिसाइकल दर हमारा सर्वाधिक दक्षिण कोरिया का अधिक है और दूसरा स्थान जर्मनी का है। भारत में लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख टन नगरीय ठोस कचरा पैदा होता है और ये जो पैदा होता है 2025 तक सीधे ये बढ़ जाएगा, सीधे 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार इसके लिए काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। जया जेटली टास्क फोर्स, ये महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। इसका मकसद कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित मामलों की पोषण कैसे प्रदान किया जाए और जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन ऑलरेडी किया गया है। इस मृत्यु दर को कैसे कम से कम किया जाए, लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, प्रजनन दर को कैसे कम किया जाए, डायरेक्ट डेमोग्राफिक से संबंधित है। इसी के लिए इस पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसमें 10 सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा, जया जेटली अध्यक्ष इसमें होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गैरसैंण अभी उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये भारत का 5वां ऐसा राज्य है जहां पर एक से अधिक राजधानी है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में एक से अधिक राजधानी, आंध्र प्रदेश में तो 3 राजधानी बना दिया गया है। चलो, BS6 वाहन ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। ऑलरेडी वाहन आना, और जो भी वाहन आएगी, यदि पेट्रोल वाहन है तो उस पर ग्रीन स्टिकर होगा, डीजल वाहन है तो उस पर नारंगी स्टिकर होगा। और BS6 जो वाहन है यूरोपियन रेगुलेशन पर आधारित है और BS6 जो भी वाहन है, ईंधन है, इसमें जो ऑलरेडी इसका डिज़ाइन किया गया है, इसका जो मशीन का जो डिज़ाइन किया गया है, इंजन का जो डिज़ाइन किया गया है, वो महंगा हो सकता है लेकिन माइलेज अधिक देगा, वायु प्रदूषण कम करेगा, ध्यान में रखना है। और 2.5 जैसा जो कण है उसको रोकने में ये सफल रहा है। इस प्रकार से प्रदूषण कमेगा। BS6 वाहन 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू हो जाएगा। और इसमें जो पेट्रोल ज़रूरत है, ये 93 ऑक्टेन वाला पेट्रोल ज़रूरत है, ये भी ध्यान में रखना है। कब लागू होगा, इसका फीचर क्या है, नारंगी स्टिकर, ग्रीन स्टिकर, ये सारा पूछेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, MG नरेगा 2021 के लिए कार्यक्रम के लिए 2021 के लिए लगभग 1,01,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया गया। मैं पहले बता चुका हूँ। दैनिक मजदूरी 2,202 रुपया है। 42% राशि राज्यों को दे दिया जा चुका है। इस प्रकार से सभा समाप्त होती है और हमने अभी करेंट अफेयर जून का पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, ये ध्यान में रखना है। इसके पहले इतना ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है और आप छात्र जुड़ चुके हैं, इसका आप स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि करंट अफेयर का योगदान हर एग्ज़ाम में बढ़ने वाला है। UPSC हो, BPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसका महत्व बढ़ रहा है। PT मेंस इंटरव्यू में इसका महत्व ज़बरदस्त है, ये ध्यान में रखना है। और जनवरी से 2020 दिसंबर का करंट अफेयर उपलब्ध करा रहा हूँ, वो ऑनलाइन उपलब्ध है, डिस्कशन उपलब्ध है, जुड़कर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ये ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल, जय हिंद। इसके अलावे GS टेस्ट का हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट डिस्कशन उपलब्ध कराया जा रहा है आपको। इससे आपका GS मजबूत हो जाएगा। तो GS मजबूत हो गया, करंट मजबूत हो गया, तो एग्ज़ाम में कोई हराएगा थोड़ी को हमें, तो एकदम हमारा रिजल्ट होगा, ध्यान में रखना है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है। दैट्स ऑल, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार, GS करंट अफेयर्स इंटरव्यू एक्सपर्ट। दैट्स ऑल, जय हिंद।